12वीं राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सबका स्वागत है। पिछली कक्षा के अंदर हमने आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व इस बिंदु का अध्ययन किया था। आज की कक्षा के अंदर भी हम इस बिंदु के अंदर कुछ बातें रह गई हैं, उन बातों का हम अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से अनुच्छेद में कौन कौन से निर्देशक तत्व हैं जिनका शासन के लिए और हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए हम आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। हमारा अध्याय 2 नीति निर्देशक तत्व के अंदर आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व, जो नीति निर्देशक तत्व का पहला भाग है, उस भाग के अंदर जो बिंदु रह गए हैं उसमें पहला बिंदु है अनुच्छेद 43 क। इस अनुच्छेद 43 क के अंदर राज्य का यह कर्तव्य है कि वह उचित व्यवस्थापन यानी ऐसी व्यवस्था करे और औद्योगिक संस्थान यानी जो फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, इनका जो संगठन है, औद्योगिक संस्थानें हैं, ठीक है ना, उनके प्रबंधन में यानी जो औद्योगिक संगठन है और उनके द्वारा किए जाने वाले व्यावसायिक प्रबंधन है या जो भी मतलब है ना व्यावसायिक गतिविधियां हैं, उसमें श्रमिकों की भागीदारी होनी चाहिए। यानी श्रमिक यानी मजदूरों का भी उसमें हिस्सा होना चाहिए। यानी जो पूंजीपतियों का औद्योगिक संस्थानों में लाभ के अंदर आर्थिक लाभ में जो हिस्सा होता है, जो भागीदारी होती है, ठीक है ना, आर्थिक क्षेत्र के अंदर जो प्रबंधन यानी आर्थिक व्यवस्था में या औद्योगिक व्यवस्था में जो पूंजीपतियों की हिस्सेदारी होती है, ठीक है ना, वही हिस्सेदारी श्रमिकों की होनी चाहिए, उनकी भी भागीदारी होनी चाहिए। यह अनुच्छेद 43 क में कहा गया है। दूसरा हमारा अनुच्छेद है 48। अनुच्छेद 48 में यह बताया गया है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह कृषि और पशुपालन, कृषि यानी खेती का कार्य और पशुपालन यानी पशुओं का पालन करना और पशुओं के द्वारा उनसे प्राप्त होने वाले पदार्थों का व्यवसायिक कार्य करना, ठीक है ना। तो कृषि और पशुपालन के व्यवसाय में आधुनिक व वैज्ञानिक ढंग से यानी आधुनिक नई तकनीक से और वैज्ञानिक तरीके से नए नए आविष्कारों के माध्यम से, नई नई तकनीकों के माध्यम से इस कृषि व पशुपालन के व्यवसाय का संचालन करना यानी उसको विकसित करना, ताकि उसका लाभ राज्य के अंदर रहने वाले लोगों को, जो ये कार्य करते हैं कृषि और पशुपालन का, उन लोगों को इसमें लाभ मिल सके। और जब राज्य में कृषि व पशुपालन का संचालन अच्छा होगा और उससे व्यवसाय बढ़ेगा, तो उससे न केवल लोगों को लाभ होगा बल्कि राज्य को भी उसका लाभ होगा। ठीक है, इसलिए नीति निर्देशक तत्व कहता है कि राज्य को कृषि व पशुपालन में आधुनिक व वैज्ञानिक ढंग से नई नई तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए और इसका संचालन उसके माध्यम से करना चाहिए। तीसरा है 44वें संशोधन अप्रैल 1979। समय है अप्रैल 1979 का, जब हमारे देश के संविधान में 44वां संशोधन किया गया था। और 44वें संशोधन के तहत 1979 में राज्य का यह कर्तव्य होगा कि विभिन्न क्षेत्रों यानी जो हमारे देश में अलग अलग विभिन्न क्षेत्र हैं, संगठन हैं और जो लोगों के अलग अलग समुदाय हैं, ठीक है ना, उन समुदाय के लोगों में आय और सामाजिक स्तर और सुविधाओं और अवसरों का लाभ सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के। यानी यहाँ पे अगर सरल तरीके में हम समझें तो राज्य का कर्तव्य है कि जितने भी हमारे नागरिकों के, लोगों के समुदाय हैं, संगठन हैं, विभिन्न प्रकार के संगठन हैं, ठीक है ना, अलग अलग जो व्यावसायिक क्षेत्र हैं, तो उसके अंदर सभी लोगों की आय जो है एक व्यवस्थित आय होनी चाहिए और आय के आधार पे स्त्री या पुरुष या अन्य किसी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। लोगों का, नागरिकों का सामाजिक स्तर अच्छा हो, सभी को समान सुविधा मिले, सभी को समान अवसर मिले, अपने जीवन और अपने आर्थिक क्षेत्र का विकास करने का समान अवसर मिले बिना किसी भेदभाव के, यानी भेदभाव को कम करना, यह राज्य का कर्तव्य होगा। यह बात 44वें संशोधन के तहत कही गई है।
तो ये था आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व, जिसमें कौन कौन से अनुच्छेद में क्या क्या बातें कही गई। आगे हमारा जो बिंदु है यानी नीति निर्देशक तत्व का दूसरा भाग, दूसरा वर्ग जो है सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा संबंधी निर्देशक तत्व। इसमें सामाजिक सुरक्षा के बारे में हमारे क्या कर्तव्य हैं, राज्य के क्या कर्तव्य हैं, और शिक्षा संबंधी राज्य के क्या कर्तव्य हैं, उन निर्देशक तत्वों का यहाँ पे आपको समझाया जाएगा। तो हम देखते हैं अनुच्छेद 44 में क्या बात कही गई है। अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा यह कर्तव्य होगा कि राज्य नागरिकों के लिए, नागरिकों हेतु एक समान आचार संहिता बनाएगा, यानी सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून की व्यवस्था करेगा। यह राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, तो यहां पर सरल भाषा में समझे तो राज्य का कर्तव्य है कि सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून व्यवस्था का निर्माण करेगा। दूसरा है अनुच्छेद 45। तो अनुच्छेद 45 में बताया गया है कि राज्य का कर्तव्य है कि संविधान लागू होने के बाद 10 वर्ष के अंदर, यानी संविधान लागू हो गया, हमारा संविधान जो लागू हुआ था वह हुआ था 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो जब संविधान लागू हो गया था उसके 10 वर्ष के अंदर, लागू होने के बाद 10 वर्ष के अंदर 14 वर्ष के बालकों, यानी 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। ये नीति निर्देशक तत्वों में यह कहा गया है। इसलिए हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को एक प्रकार से मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य में शामिल कर दिया है, और यह बात नीति निर्देशक तत्वों से ली गई है जो अनुच्छेद 45 में कही गई है। इसके बाद आता है बिंदु अनुच्छेद 46। इसमें राज्य का क्या कर्तव्य होगा जो नीति निर्देशक तत्व में बताया गया है। तो अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि राज्य पिछड़े वर्गों, यानी समाज के ऐसे वर्ग जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, ठीक है, जैसे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, जिसको हम एससी और एसटी भी कहते हैं, ये शिक्षा, आर्थिक उन्नति यानी आर्थिक क्षेत्र में उनका विकास, सामाजिक अन्याय यानी उनके साथ में सामाजिक क्षेत्र में कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, उनका शोषण नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, इन सब से उसकी रक्षा करेगा कौन? राज्य करेगा, यानी सरकार करेगी, शासन व्यवस्था करेगी। इसलिए शासन ने पिछड़े वर्गों के लिए, अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है और इनकी सुरक्षा के लिए कठोर कानून बनाए गए हैं। तो ये जो एक प्रकार से ये जो बात है नीति निर्देशक तत्व की, जो पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए सरकार को एक कानून बनाना चाहिए, यह बात नीति निर्देशक तत्व से हमारे संविधान में शामिल की गई है। अगला बिंदु है अनुच्छेद 47। इसमें राज्य का कर्तव्य होगा कि जीवन यानी नागरिकों का जीवन, सार्वजनिक स्वास्थ्य यानी नागरिकों यानी लोगों का सार्वजनिक स्वास्थ्य यानी सभी लोगों का स्वास्थ्य कैसा हो, अच्छा हो, उसके विकास के लिए राज्य क्या करेगा? प्रयत्न करेगा, प्रयास करेगा कि मेरे देश के, मेरे राज्य के सभी लोगों का जीवन स्तर अच्छा हो, सभी का जीवन या दिनचर्या या जीवन स्तर बढ़िया हो, ठीक है ना, और सभी लोग स्वस्थ हो, उनके स्वास्थ्य के विकास हेतु राज्य जो है प्रयत्न करेगा, प्रयास करेगा। और जो मादक द्रव्य है, यानी मादक द्रव्य से मतलब है नशीला पदार्थ, ठीक है ना, नशीले पदार्थ के सेवन यानी उनको लेने से क्या करेगा? राज्य प्रतिबंध करेगा, यानी राज्य जो है वो प्रतिबंध करेगा, यानी कानूनी रूप से इसके ऊपर प्रतिबंध लगाएगा कि कोई भी व्यक्ति मादक द्रव्य या पदार्थों का सेवन नहीं करेगा या नहीं उसका व्यवसाय करेगा, ठीक है ना। तो ये भी राज्य का कर्तव्य है जो नीति निर्देशक तत्वों से लिया गया है। और हमारा अंतिम जो बिंदु है 42वां संशोधन। जब 42वां संशोधन हुआ था तो हमारे देश के संविधान में बहुत सारे नए नए बातों को संविधान में जोड़ा गया था, नए नए कानूनों का निर्माण किया गया था या संशोधन किया गया था।
तो 42वें संशोधन में एक संशोधन था अनुच्छेद 48 क, ठीक है। अनुच्छेद 48 क को संविधान में जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि पर्यावरण की रक्षा और वन्य जीव और वनों की सुरक्षा के लिए, यहाँ पे पर्यावरण यानी हम जिस वातावरण में रहते हैं, जिसमें पेड़ पौधे हवा पानी सब कुछ है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, ठीक है ना, तो उस पर्यावरण की रक्षा करने का जो दायित्व है वो किसका होगा, वो राज्य का होगा। और वन्य जीव यानी जंगल में रहने वाले जीव जंतु और जो हमारे जंगल है यानी वन है, उन वनों की सुरक्षा का कर्तव्य भी किसका होगा, राज्य का होगा। तो इस प्रकार सामाजिक सुरक्षा की सारी बातें इसमें बताई गई है कि सामाजिक सुरक्षा के लिए राज्य का क्या क्या दायित्व होगा, लोगों के प्रति क्या होगा, समाज के प्रति क्या होगा, लोगों के स्वास्थ्य के प्रति क्या होगा, शिक्षा के प्रति क्या होगा, व्यवसाय के प्रति क्या होगा, वन्य जीव और वनों और जीव जंतुओं के लिए राज्य का क्या कर्तव्य होगा, पर्यावरण के लिए क्या होगा। तो सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा संबंधी बातें इस बिंदु में हमें समझाई गई। 12वीं राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सबका स्वागत है। पिछली कक्षा के अंदर हमने नीति निर्देशक तत्व के दो भाग यानी दो भागों को हमने समझ लिया था, ठीक है। अब आज की कक्षा के अंदर हम नीति निर्देशक तत्व के तीसरे व चौथे भाग को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज की कक्षा की हम शुरुआत करते हैं। नीति निर्देशक तत्व का तीसरा भाग है पंचायती राज, प्राचीन स्मारक तथा न्याय संबंधी निर्देशक तत्व। इस बिंदु के अंदर पंचायती राज व्यवस्था के लिए क्या बातें कही गई है। पंचायती राज यानी गांवों में जो ग्राम पंचायत होती है उस शासन के बारे में बात हो रही है। प्राचीन स्मारक हमारे ऐतिहासिक स्मारक, उसके बारे में बात हो रही है कि प्राचीन स्मारकों के लिए क्या कहा गया है। न्याय संबंधी नीति निर्देशक तत्व में क्या बातें हैं, वो बातें यहाँ पे तीन बिंदु के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। पहला बिंदु है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह ग्राम पंचायतों के गठन यानी निर्माण, ग्राम पंचायत यानी गांवों के अंदर जो स्थानीय शासन होते हैं जिसमें ग्राम पंचायत होती हैं और वहां का गांव का जो मुखिया होता है, प्रधान होता है, जो गांवों के लोगों के द्वारा चुना जाता है उसे सरपंच कहते हैं, ठीक है ना। तो ग्राम पंचायतों के गठन यानी निर्माण के लिए राज्य संविधान के अनुसार, नियम के अनुसार प्रयत्न करेगा और गांवों में ग्राम पंचायतों का निर्माण यानी गठन करेगा, ठीक है, ताकि गांवों के अंदर पंचायत व्यवस्था लागू हो सके और गांवों का विकास हो सके। स्वायत्त शासन की शक्तियां भी देगा, यानी राज्य जो है वो ग्राम पंचायतों के निर्माण के साथ में ग्राम पंचायत यानी गांव की सरकार, जिसको हम कह सकते हैं गांवों की स्थानीय सरकार को स्वायत्त शासन की शक्तियां देगा, यानी उनको इतनी शक्तियां देगा कि वह अपने गांवों के विकास के लिए, गांवों के कल्याण के लिए जो भी सार्वजनिक कार्य करना चाहे नियमानुसार, उन कार्य को करने के लिए उसे राज्य से अनुमति लेने की आवश्यकता ना हो, उसे स्वायत्त शक्ति देना यानी स्वायत्त शासन की शक्तियां प्रदान करना अनुच्छेद 40 में कहा गया है। और आज वर्तमान में राज्य के द्वारा ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है, जिसमें ग्राम पंचायत को स्वायत्त शासन भी कहा जाता है, क्योंकि उन्हें स्वायत्त शासन की शक्तियां राज्यों के द्वारा दी गई हैं। इसके बाद दूसरा हमारा जो बिंदु है अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 में कहा गया है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि ऐतिहासिक यानी जो हमारे देश की धरोहर है, जो हमारा इतिहास है, या इतिहास के रूप में जो हमारे पास में इमारत है, स्थान है, उनके बारे में बात हो रही है। तो जो ऐतिहासिक स्मारक हैं यानी इमारतें हैं, ठीक है ना, जैसे महल है या कोई अन्य मतलब महत्वपूर्ण इमारत है जो ऐतिहासिक है, हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, और कोई ऐतिहासिक स्थान है या कलात्मक वस्तुएं यानी कोई पुरानी कलात्मक वस्तुएं हैं जो आज हमें देखने को नहीं मिलती हैं, ऐसी ऐतिहासिक कलात्मक वस्तुओं को जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। यानी सरल शब्दों में कहें तो हमारे देश के अंदर जो ऐतिहासिक यानी पुरानी स्मारक हैं,
ऐसे महत्वपूर्ण स्थान हैं या कोई ऐसी महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं जो हमारे लिए राष्ट्रीय धरोहर है या राष्ट्रीय धरोहर के रूप में उसे घोषित किया गया है, ऐसी महत्वपूर्ण वस्तुओं की रक्षा करने का जो दायित्व है वो किसका होगा? राज्य का होगा, सरकार का होगा। यह अनुच्छेद 49 में कहा गया है। फिर आता है हमारा अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि वह न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखें, यानी कार्यपालिका न्यायपालिका के साथ में नहीं रहेगी या कार्यपालिका के नियंत्रण में न्यायपालिका नहीं होगी। न्यायपालिका एक अलग संस्था होगी जिसकी शक्तियां स्वतंत्र शक्तियां होगी, इसलिए न्यायपालिका को स्वतंत्र संस्था के रूप में स्थापित करने का कार्य राज्य का होगा, यानी वो ऐसे कानून और नियमों का निर्माण करेगा, ऐसे संविधान का निर्माण करेगा कि न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग होगी। इसका उद्देश्य है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी न्यायपालिका को स्वतंत्र संस्था के रूप में स्थापित करना, ताकि राज्य के अंदर, देश के अंदर लोगों को, नागरिकों को न्याय मिल सके बिना किसी भेदभाव की। ठीक है, ये जो बातें हैं अनुच्छेद 40, 49 और 50, इसमें ये सारी बातें जो कही गई हैं संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर कही गई हैं। ठीक है, तो ये था हमारा नीति निर्देशक तत्वों का तीसरा भाग, जिसको हमने 3 बिंदुओं के माध्यम से समझा। आगे हमारा नीति निर्देशक तत्व का जो चौथा भाग है, उस चौथे भाग को हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय यानी विश्व, संसार, अंतर्राष्ट्रीय शांति यानी विश्व शांति, संसार की शांति और सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व। यानी ये जो हमारा चौथा भाग है, इसमें यह बताया जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए हमें कौन कौन से बिंदुओं का पालन करना होगा। तो राज्य का पहला कर्तव्य होगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि हेतु, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना, सुरक्षा बनाए रखना, उसमें हमारे राज्य यानी हमारे देश का भी योगदान होना चाहिए, देश का भी कर्तव्य होना चाहिए कि वह उसके लिए लगातार प्रयत्न करें और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सभी देशों को प्रोत्साहित करें और स्वयं भी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें और सभी राष्ट्रों के साथ में मित्रता बनाए रखें, सभी राष्ट्रों के साथ में शांति समझौते करें और सभी समस्याओं का समाधान मिलकर बैठकर करें। ठीक है ना, तो यह प्रयत्न राज्य को करना होगा। दूसरा बिंदु है कि राज्य का कर्तव्य होगा संसार के विभिन्न राष्ट्रों, यानी संसार में जितने भी देश हैं, ठीक है ना, उन सभी देशों में, राष्ट्रों में, उनके बीच में न्यायपूर्ण, सम्मानपूर्ण संबंध जो है स्थापित करने का प्रयत्न करना। यानी विश्व के सभी देशों के मध्य न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण, यानी सभी राष्ट्रों के बीच में, हमारे देश के साथ में और दूसरे देशों के बीच में ऐसे संबंध होने चाहिए जो एक दूसरे के प्रति सम्मानीय हो, एक दूसरे के प्रति मतलब महत्वपूर्ण संबंध हो, सम्मानपूर्ण संबंध हो और अच्छे रिश्ते हो, ताकि विश्व में शांति की स्थापना हो सके और अच्छे संबंधों के कारण आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विकास हो सके और पूरे विश्व के सभी राष्ट्रों के नागरिकों को उसका लाभ मिल सके। तीसरा जो हमारा बिंदु है, उसमें यह कहा गया है कि राज्य का यह भी कर्तव्य होगा कि राष्ट्रों के आपसी व्यवहार, यानी राष्ट्रों यानी देश, जितने भी देश हैं उनका आपस का व्यवहार, एक देश का दूसरे देश के साथ में कैसा व्यवहार, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन होना चाहिए, आपस का व्यवहार अच्छा होना चाहिए, एक देश का दूसरे देश यानी एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के प्रति जो संधियां हैं, उन संधियों का, जिनको हम कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय संधियां, ठीक है ना, उन अंतर्राष्ट्रीय संधियों का दोनों देश आपस में क्या करेंगे, सम्मान करेंगे, उसका आदर करेंगे, ठीक है ना, और आदर की भावना से यह प्रयास करेंगे कि दोनों राष्ट्रों के बीच में अच्छे संबंध हो और जो भी समझौते हैं, संधियां हैं, वह उसका शांतिपूर्वक पालन। इस बिंदु के अंदर कि हमारा जो अंतिम बिंदु है, राज्य के अंदर अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के द्वारा सुलझाने का प्रोत्साहन देगा। यानी नीति निर्देशक तत्व कहता है कि एक राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह अंतर्राष्ट्रीय विवादों को, यानी एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के साथ में जो विवाद है, समस्या है,
उन समस्याओं को आपस में बैठकर या हमारा जो राज्य, हमारा जो देश है, वो दो देशों के बीच में मध्यस्थता करके, यानी उन दोनों देशों के साथ में बैठकर उनकी समस्या का, उनके विवादों को सुलझाने में अपना योगदान देगा। इस प्रकार का कार्य हमारे राज्य के द्वारा किया जाएगा। तो ये बात जो है नीति निर्देशक तत्व में समझाई गई है। इस प्रकार हमारे इस बिंदु अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व में ये 4 बिंदु हैं, जिसमें हमको यह बताने का प्रयास किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए, सुरक्षा के लिए नीति निर्देशक तत्व के कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनका पालन राज्य यानी शासन को करना चाहिए, हमारी सरकार को करना चाहिए। और हमारी जो वर्तमान सरकार है, जो हमारा राज्य है, हमारा देश है, वो इन सारे नियमों को संविधान में कानून के रूप में समाहित है, जिनका पालन करता है। तो ये थी हमारी आज की कक्षा, जिसमें हमने नीति निर्देशक तत्व के पंचायती राज, प्राचीन स्मारक, न्याय संबंधी निर्देशक तत्व और जो चौथा है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व, इन बिंदुओं का आज हमने अध्ययन किया। धन्यवाद।